ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज 4.3 एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 5। ये देखिए, एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, वर्बल क्वेश्चन है। एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट में जो बातें कही गई हैं उन बातों को लेकर हम द्विघात समीकरण बनाएंगे, फिर द्विघात समीकरण को हल करेंगे। ठीक है, पहले इस स्टेटमेंट को हम द्विघात समीकरण का रूप देंगे। ठीक है, फिर उस द्विघात समीकरण को हल करेंगे। कैसे देंगे, ध्यान दीजिए। इसमें देखिए 2 विषयों में अंकों की बात है, गणित और अंग्रेजी। एक और दोनों में जो उसने अंक प्राप्त किए हैं उनका योग कितना है, 30 है। ठीक है, तो एक विषय में कितने अंक प्राप्त किए हैं वो हम मान लें। ठीक है, चाहे अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक मान लीजिए और चाहे गणित में प्राप्त किए गए अंक मान लीजिए। दोनों में जितने अंक प्राप्त किए हैं सबका योग कितना है, 30 है। तो अब ऐसे लो, मान लो उसने गणित में 10 अंक पाए होंगे तो अंग्रेजी में 20, या गणित में 15 अंक पाए होंगे तो अंग्रेजी में भी 15 पाए होंगे, ऐसे तो है। या गणित में 18 पाए होंगे तो अंग्रेजी में 12 पाए होंगे। कहने का मतलब क्या है कि एक विषय में प्राप्त अंक अगर हम मान लें तो उसको 30 में से घटा देंगे तो दूसरे विषय में प्राप्त अंक आ जाएगा। बात क्लियर हो गई? तो मान लीजिए, चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ। माना हल लिख दिया। माना गणित में प्राप्त किए गए अंक, गणित में प्राप्त किए गए अंक x, ठीक है ना। तब अंग्रेजी में आ जाइए। अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक, बोलिए। अंग्रेजी और गणित दोनों में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। तो अगर गणित में उसने x अंक प्राप्त किए तो अंग्रेजी में हो जाएगा 30 में से x घटा दीजिए। हो गया। अब आइए, आगे लिखा हुआ है, देखो, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिले होते। यहाँ पर गणित में कितने अंक मिले हैं इसको, यहाँ पर गणित में कितने अंक मिले हैं, x अंक, और 2 अंक अधिक मिले होते तो कितना हो जाता, x प्लस 2। और आगे लिखा हुआ है अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते। अंग्रेजी में यहाँ कितने अंक मिले हैं, 30 माइनस x। अंग्रेजी में यहाँ पर 30 माइनस x अंक मिले हैं, और 3 अंक अगर कम मिले होते तो इसमें हम 3 कम कर देंगे। ठीक है, तो लिखें यहाँ। ठीक है, गणित में, यदि हटा दीजिए, गणित में कितने अंक हैं, 2 अंक। 2 अंक अधिक मिलने पर प्राप्त अंक कितना हो जाता, प्राप्त अंक। गणित में 2 अंक अधिक मिलने पर प्राप्त अंक कितना हो जाता है, x प्लस 2। यहाँ पर गणित में x अंक मिले हैं, 2 अंक अगर अधिक मिले होते तो मैंने 2 जोड़ दिया इसमें। ऐसे आइए, अंग्रेजी में कितने अंक हैं, 3 अंक। 3 अंक हैं। अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते। अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलने पर प्राप्त अंक, यहाँ पर कितना अंक मिला है, 30 माइनस x। तो 3 इसमें और कम कर दो तो ये 30 में से 3 निकल जाएगा, 27 माइनस x, इतने अंक हो गए। ये बात क्लियर हो गई। अब गणित में कितने अंक, अगर 2 अंक अधिक मिले होते तो x प्लस 2 अंक हो जाते, और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो यहाँ 30 माइनस x था, यहाँ पर हो जाएगा 27 माइनस x। फिर क्या लिखा है प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए। प्रश्नानुसार लिखा हुआ है कि 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। ठीक है, यानी
ये जो गणित में अंक मिला है इसे कितना मिला है x प्लस 2 अंक अगर अधिक मिले होते तो कितने अंक मिले हैं उससे मतलब नहीं, अगर गणित में उसको 2 अंक अधिक मिले होते तो x प्लस 2 अंक हो जाते, और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो 27 माइनस x कितने अंक हो जाते। अब कह रहा है कि इन दोनों अंकों का गुणनफल, उनके अंकों का गुणनफल 210 होगा। ये गुणनफल हो गया, यहाँ लिख दीजिए 210, ठीक है। अब इसको सही कर देंगे, आ जाएगा x और 27 का गुणा हो जाएगा 27x, x और x का गुणा हो जाएगा x स्क्वायर, फिर 2 और 27 का गुणा हो जाएगा 27 गुना 54, और 2 और x का गुणा हो जाएगा माइनस 2x हो गया 210, ठीक। इसको भीतर कर दो तो माइनस एक्स स्क्वायर ही आ गया, ठीक है ना। और देखिए ये दोनों लाइक टर्म है, 27x और 2x, ये एक जैसे पद हैं, तो 27 में से 2 घटा दो, क्या आएगा 25x, और ये जो 210 से इधर लिया, ये 54 यहाँ पहले से है, और 210 इधर आ जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा, तो ये माइनस में हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 25x, और 210 में से 54 निकाल दो, कितना आया 156 आ जाएगा, 210 में से 54 घटा दिया गया, कितना आया 156 आ गया बराबर 0, ठीक। अब आप एक काम और करने हैं, यहाँ देखिए प्रारंभ में माइनस लगा हुआ है, तो माइनस से इसको भाग दे दो, माइनस से गुणा कर दो, तुम भी कर दो, या आप सीधे लिख दीजिए, सबका निशान रख दो, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस कर दो, प्लस का माइनस कर दो, माइनस का प्लस कर दो, 156 बराबर 0। क्लियर हुई बात ना। अब एक सवाल जो आपका भाषा के रूप में था, एक स्टेटमेंट के रूप में था, वो देखिए द्विघात समीकरण के रूप में आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156। अब क्या करना है, ये जो द्विघात समीकरण है इसको आपको हल कर देना है। क्या करना है, कैसे हल करेंगे, यहाँ 156 है, ठीक है ना, 156, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे कोई गुणांक है नहीं, तो 156 मतलब 1 है, अगर कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा, तो 1 और 156 का अगर गुणनफल निकालेंगे तो 156 हो जाएगा। क्यों, अब 2 संख्याएं हम ऐसी लेंगे जिनको गुणा करें तो 156 आ जाए, और यहाँ पर धन है, मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर जब धन होता है, मैंने कई बार बताया, यहाँ पर या तो धन का निशान मिलेगा या तो ऋण का निशान मिलेगा। यहाँ पर धन का निशान है तो हम जोड़ के 25 लाएंगे, और अगर ऋण का निशान होगा तो घटा के। अब आपको 2 ऐसी संख्याएं तलाशनी है जिनको गुणा करिए तो 156 आ जाए, और जोड़िए तो फिर 25 आ जाए, ठीक है। बताइए 12 13, चलो भाई 12 और 13, या 13 और 12, ठीक है। 13 हम 130 और 13 दूना 26, 156 हो जाएगा, 13 12 25, बिल्कुल सही बताया है इन्होंने, ठीक है। 13 और 12 का गुणनफल 156 आता है, और 13 और 12 को जोड़ देंगे तो 25 ही आ जाएगा। तो आइए यहाँ कर दो, हल कर दो, एक्स स्क्वायर, यहाँ 25 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 13 प्लस 12, 13 प्लस 12 एक्स प्लस 156 बराबर 0, क्लियर। आइए ब्रैकेट ओपन कर दो, माइनस से ब्रैकेट ओपन होगा, निशान बदल जाएगा, माइनस 13x और ये प्लस का माइनस 12x प्लस 156 बराबर 0, क्लियर, सही है। आगे अब ध्यान दो, यहाँ से हम यहाँ चल रहे हैं, ठीक है। कॉमन ले लीजिए हम, एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x प्लस 156, ये 4 पद हो गए, 2 पद में इधर 2 पद इधर करके कॉमन ले लो, तो यहाँ पर x कॉमन हो जाएगा, क्या होगा x, तो x कॉमन हो जाएगा, x से हम भाग देंगे तो यहाँ x बचेगा, यहाँ पर माइनस 13 आएगा, और यहाँ पर 12 कॉमन ले लो, माइनस 12 कॉमन हो जाएगा, तो माइनस 12 से भाग देंगे इसको, कितना आएगा x, और माइनस 12 से इसको भाग देंगे तो प्लस का पहले तो माइनस हो जाएगा, और 12 से 156 को भाग दोगे तो 13 आ जाएगा, ये हो गया बराबर 0, ठीक है। अब ये फिर कॉमन हो गया, x माइनस 13 ऐसे लिख दीजिए, और x माइनस 12, ये दोनों फिर कॉमन हो गए, यहाँ आ गए, और ये x माइनस 12 आ गया,
आगे मैंने कई बार आपको बताया है, क्या बताया है? दो संख्याओं का गुणनफल अगर जीरो हो तो उनमें से कोई संख्या आवश्यक रूप से, अनिवार्य रूप से जीरो होती है। तो इसका गुणा जीरो है। आप करते हैं यहाँ, यदि x माइनस 13 बराबर जीरो तो x बराबर क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा। यानी x मैंने क्या माना था? गणित में प्राप्त अंक 13 हो गए। तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक क्या होगा? 30 में से 13 घटा दीजिए, 17 हो जाएगा। ऐसे तो आएगा, ठीक है ना? कहीं गलत हो रहा है, हमें लगता है कहीं गलत हो गया, समझ में आया? और चलो भी देख लेते हैं। और यदि x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा? 12। तो अगर गणित में 12 अंक आ जाएगा तो फिर उसमें कितना आ जाएगा? 18 अंक आ जाएगा। तो आंसर चेक कर लो, यही आ रहा है। 12 18 आ रहा है ना, 13 तो आ नहीं रहा है, वही तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना? तो ठीक है, कोई बात नहीं, इसको देख रहे हैं सब लोग। तो इसका गुणा x माइनस 13 x माइनस 12 का गुणनफल जीरो है, तो या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा। अगर x माइनस 13 ये बराबर जीरो है, x माइनस 13 बराबर जीरो, तो x बराबर 13 इधर आ जाएगा, प्लस में हो गया। और अगर x माइनस 12 बराबर जीरो है तो x बराबर 12। क्लियर हुई बात? अब यहाँ पर आइए, देखिए x आपने क्या माना था? बोलिए जी सर। आइए यहाँ देखिए, x क्या माना था? गणित में प्राप्त किए गए अंक x। तो यदि गणित में प्राप्त अंक कितना? 13। अगर गणित में 13 अंक मिले हैं तब अंग्रेजी में प्राप्त अंक ये 30 में से 13 कम कर दो, 17 आ जाएगा। हो गया नहीं? और यहाँ लिख दो फिर से, दोनों चीजें प्लस में आई हैं, दोनों लेनी पड़ेंगी। यदि गणित में प्राप्त अंक कितना आया? एक बार 13 आया, तो अगर 13 गणित में मिला है तो अंग्रेजी में 17 हो जाएगा। और अगर गणित में 12 अंक मिले हैं, ये 12, ठीक है, तब अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर 30 में से 12 निकल जाएगा, 18 आ जाएगा। क्या आएगा? ठीक है। इस तरह से इसमें 2 उत्तर आए, नहीं आए? गणित में अगर 13 अंक मिला तो अंग्रेजी में 17 अंक मिल गया, और गणित में अगर 12 अंक मिलेंगे तो अंग्रेजी में 18 अंक मिलेंगे, ठीक है ना? ये हो गया, समझ में? उतार दो। देखिए यहाँ, ये एक्सरसाइज 4.3 का छठा क्वेश्चन है। मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान दें। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं आपको ज्ञात करनी है। खेत कैसा है? आयताकार है। आयत में कितनी भुजाएं होती हैं? 2 लंबाई 2 चौड़ाई। और अगर मतलब ये सामान्य बात है कि लंबाई उसे कहते हैं जो ज़्यादा लंबी होती है, जिसकी जो थोड़ी बड़ी होती है उसको लंबाई कहते हैं, और जिसकी माप कम होती है उसको चौड़ाई कहते हैं ना। अच्छा, विकर्ण किसे कहते हैं पता है? अगर कोने, देखिए आयत में एक कोने से अगर सम्मुख कोने को मिला दो तो फिर वो विकर्ण होता है। मैं यहाँ बना रहा हूँ, देखिए आप ध्यान दीजिए। ये मान लो ये आयताकार खेत हो गया जी सर, ABCD आयताकार खेत हो गया, और ये इसकी लंबाई हो गई, ये लंबाई हो गई, दोनों लंबाइयां बराबर होंगी आयत में। ये चौड़ाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, ये दोनों चौड़ाई बराबर होगी। छोटी भुजा चौड़ाई है, इसको मैंने x मीटर मान लिया। क्या मान लिया? चौड़ाई को मैंने x मान लिया, x मीटर, ठीक। अब यहाँ जरा देखिए क्या लिखा है।
एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, ठीक है ना। इसका विकर्ण खींचिए, ये देखिए विकर्ण क्या होगा, इस कोने से इस कोने को मिला दो, ये विकर्ण हो जाएगा, या ए को सी से मिला दो, विकर्ण हो जाएगा। तो हम विकर्ण खींच दे रहे हैं, ठीक है ना। चलिए ठीक है, ये विकर्ण हो गया। विकर्ण कितना है, छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, छोटी भुजा ये x हो गई, तो विकर्ण हो जाएगा x प्लस 60 मीटर। आगे क्या लिखा है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, तो बड़ी भुजा कौन सी हुई, ये चौड़ाई सबसे छोटी भुजा, और ये लंबाई को बड़ी भुजा कहेंगे। ये कितना है, छोटी भुजा से 30 मीटर, छोटी भुजा x है और उससे 30 मीटर अधिक करोगे तो इसमें जोड़ दिया मैंने। क्लियर हुई बात, समझ लीजिए चित्र को। ये आयताकार खेत हो गया, ये छोटी भुजा हो गई, लंबाई इसकी बड़ी भुजा हो गई, और ये विकर्ण हो गया, ठीक। इसमें विकर्ण भी छोटी भुजा पर निर्भर है और लंबाई भी छोटी भुजा पर निर्भर है, जैसा कि इसमें कहा गया है, नहीं कहा गया है। देखिए छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा विकर्ण है, छोटी भुजा x हो गई, विकर्ण x प्लस 60 हो गया। और फिर लिखा है यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, तो छोटी भुजा x है, बड़ी भुजा x प्लस 30 हो गई। क्लियर हुई बात, अब ये हो गया। अब कह रहा है कि त्रिभुज की इस खेत की भुजाएं निकालनी है, खेत की भुजाएं माने इसकी लंबाई और चौड़ाई निकालनी है। क्लियर हुई बात ना। आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा होगा। ये आयत है ना, आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो इस तरह से हम अगर देखें BCD, ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा, BCD समकोण त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 90 अंश का कोण है, समकोण हो जाएगा, BCD समकोण हो जाएगा। और ये फिर लंब मान लो, इसको आधार मान लो, इसको कर्ण मान लो, और लंब आधार कर्ण अगर आप मान लेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय का जो निष्कर्ष है वो इसमें लगेगा। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय का, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। ये आपको पता है, तो उसी से हम चलते हैं, यहाँ लिख देंगे। गौर से आप लोग देखें, समझते रहे, कहीं दिक्कत हो पूछना। समकोण त्रिभुज BCD में, ठीक है, BD का वर्ग BD स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा BC स्क्वायर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग CD स्क्वायर। क्लियर हुई बात। ये कर्ण वर्ग हो गया, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। BD कितना है, x प्लस 60, इसका स्क्वायर कर दो। BC कितना है, x प्लस 30, ये हो गया। और CD कितना है, इसका स्क्वायर हो गया। क्लियर। अब आपको ऊपर देखने की कहीं बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, इसको आप हल करते जाइए, इसको हल करोगे फिर जो पड़ेगा हल करते जाइए, अभी सब आ जाएगा। क्लियर हुई बात। कैसे, इसको हम एक आइडेंटिटी आपको पढ़ाए हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसको a प्लस बी होल स्क्वायर से खोल दो, x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 60 का स्क्वायर 3600, 3600 प्लस 60 गुना 120x, ऐसे लिख दिया मैंने। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। एक बार इसका स्क्वायर कर दिया, फिर इसका स्क्वायर कर दिया, फिर इसका गुणनफल करके 2 से गुणा कर दिया, ये ऐसे इधर कर लो। a प्लस बी होल स्क्वायर से इसको भी खोल दीजिए, x स्क्वायर, इसका स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, और फिर 30 का स्क्वायर करोगे 900 हो जाएगा। 30 का गुणनफल क्या होता है, 900 होता है। और फिर इसका गुणनफल और गुना 30x गुना 60x, ये हो गया 60। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और फिर अंत में x स्क्वायर, इसको लिख दीजिए। क्लियर हुई बात। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। देखो चलो, ये x स्क्वायर यहाँ पर पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है, ये बीच में बराबर का निशान लगा हुआ, इधर आएगा नेगेटिव हो जाएगा, मैंने कैंसिल कर दिया। ठीक है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है, प्लस है, और यहाँ पर भी प्लस में है, और ये बराबर की इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, मैंने कैंसिल कर दिया। अब लिख लीजिए, बाकी चीज़ों को लिख लो। कितना है यहाँ, 3600 प्लस 120x, इन सबको इधर ले आओ, माइनस 900 माइनस 60x माइनस
एक्स स्क्वायर। अब इधर क्या हुआ, सब 0 हो गया। क्लियर हुई? देखिए अब घात के घटते क्रम में लिखते हैं इसको हम, माइनस एक्स स्क्वायर कर दो, हो गया। इसके बाद में ये 60x और 120x ये लाइक टर्म है, एक जैसे पद हैं, तो 120x में से 60x निकल जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है माइनस में है, 60x बच गया, हो गया। आ गया ये 3600 और 900 ये लाइक टर्म है, 3600 में से 900 घटा दो, 2700। क्लियर हुई बात? ये 2700 हो गया बराबर 0। अब देखिए प्रारंभ में इसमें माइनस आ गया तो माइनस से भाग दे दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस से भाग दोगे सबका निशान बदल जाएगा, प्लस का ये माइनस हो जाएगा और प्लस का ये भी माइनस हो जाएगा, ये बराबर 0। ठीक है ना? अब ये जो क्वेश्चन आपका ऊपर लिखा हुआ था आयताकार खेल का विकर्ण जो स्टेटमेंट, वो इस रूप में आ गया, द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। किस रूप में आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 बराबर 0। क्लियर हुई बात? अब इसको हम हल कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 बराबर 0, इसको हल कर लेंगे, x का मान आ जाएगा, x का मान आएगा तो चौड़ाई हो जाएगी, उसमें 60 जोड़ देंगे तो विकर्ण हो जाएगा, उसमें 30 जोड़ देंगे तो लंबाई हो जाएगी। कैसे हल करेंगे इसको? चलिए यहाँ पर इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1 और ये 2700 को इसके गुणांक से गुणा करेंगे तो 2700 ही आएगा। क्यों? अब आपको दो संख्याएं ऐसी तलाशनी है जिनको गुणा करिए तो 2700 आ जाए, 2700 आ जाए, और यहाँ पर इसका निशान देखो ये क्या है माइनस, और उनको घटाने पर 60 आ जाए। मैंने बताया है यहाँ पर प्लस होगा तो इस संख्या को जोड़ के लाएंगे और ये माइनस होगा तो इसको घटा के लाएंगे। तमाम इस तरह सोच सकते हैं, लेकिन हाँ 90 और 30 कर लो। चलो इन्होंने 90 और 30 बताया, मैंने 90 30 किया। जरा यहाँ देखिए एक बार गौर करिए आप लोग, कोई भी आपस में चर्चा नहीं करेगा, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती हमसे बात करिए, ठीक? 90 और 30 का गुणनफल कितना आएगा? 9 3 27, 2700 आ जाएगा, और 90 और 30 को आपस में घटाओगे 60 आ जाएगा। यही तो लाना है, गुणनफल 2700 लाना है और घटाने पर 60, तो ये हो गया 90 और 30। ठीक है, आइए यहाँ देखिए हल करते हैं। लिख दो इसको, ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, अब 60 नहीं लिखेंगे, यहाँ 60 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 90 माइनस 30 एक्स माइनस 2700 बराबर 0। क्लियर हो रही बात? अगर किसी को भी समझ में नहीं आता है तो आप लोग बोल दीजिए, हाथ खड़ा कर दीजिए, मैं बता दूंगा। वैसे मैं अच्छा सा एक एक लाइन आपको क्लियर कर रहा हूँ कि किसी को बिल्कुल दिक्कत हो ना। ओपन कर दो ब्रैकेट, माइनस से ब्रैकेट ओपन करोगे निशान इसका बदल जाएगा, ये माइनस 90 और ये एक्स भी आ जाएगा और ये प्लस 30x आ गया माइनस 2700 बराबर 0 हो गया। कॉमन ले लो दो पदों में, यहाँ पर क्या कॉमन होगा x से इसको भाग दे देंगे x आ जाएगा, x से इसको भाग दे देंगे तो यहाँ 90 आ जाएगा। यहाँ पर 30 कॉमन ले लो, क्या करोगे क्योंकि 30 से कैंसिल हो जाएगा, तो 30 से जब भाग दोगे इसको तो यहाँ x आएगा और 30 से इसको भाग दोगे 0 निकल जाएगा, 3 9 27 90 ये आ गया है ना बराबर 0। अब x इसमें देखें आप तो x माइनस 90 और x माइनस 90 ये फिर कॉमन हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये फिर कॉमन हो रहा है। लिख दो x माइनस 90 एक जगह और ये एक जगह लिख दिया जाएगा, x प्लस 30 बराबर 0। ठीक है, यहाँ ये कॉमन हो गया, इसको एक जगह लिख दिया और ये यहाँ आ गया। ठीक, अब आगे तो आप जानते हो, बार बार मैं कहता हूँ इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, इसका गुणनफल 0 है तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। ठीक है ना, यहाँ लिख दो यदि x प्लस 30 बराबर 0, तो हमने मान लिया कि अगर ये 0 है, ठीक है ना, तो x बराबर कितना होगा? अगर ये 0 है, x प्लस 30 बराबर 0, तो x बराबर 30 प्लस इधर जाएगा माइनस हो जाएगा और ये अग्राह्य हो जाएगा। क्या हुआ? अग्राह्य हो गया। 90 बताओ ये अग्राह्य क्यों हो गया? हाँ बोलो। ये ग्रहण करने योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? माइनस में है,
नाप माइनस में त्रिभुज की नाप हो या आयत की नाप हो, ये माइनस में नहीं हो सकती, तो इसको हम छोड़ देंगे, ये हमारा उत्तर नहीं होगा। अब क्या आया फिर, ये बचा ना, ये यहाँ लिखो, यदि x माइनस 90 बराबर 0, क्यों, ये मैंने कर ही दिया यहाँ, यदि x माइनस 90 बराबर 0 तो x बराबर 90, ये प्लस में आ गया, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ये x मैंने क्या माना था, चौड़ाई, तो आइए यहाँ लिख दीजिए, अतः चौड़ाई बराबर 90 मीटर, कितना हुआ, और लंबाई बराबर, लंबाई कितना है यहाँ देखो, चौड़ाई से 30 मीटर ज्यादा है, चौड़ाई 90 आ गई, 90 में 30 जोड़ दीजिए तो ये 120 मीटर आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर खेत की भुजाएं ज्ञात करने को कहा है, तो खेत की भुजा लंबाई और चौड़ाई होगी, विकर्ण नहीं होगा, विकर्ण कोई भुजा नहीं होता है, समझ गए बात। खेत की जो भुजाएं होती हैं वो उसकी लंबाई और चौड़ाई होती हैं, तो विकर्ण निकालने की आवश्यकता नहीं है। आपको कह रहा है कि खेत की भुजाएं ज्ञात करिए, खेत में लंबाई हो गई 120 मीटर, चौड़ाई हो गई 90 मीटर, ये क्लियर हो गया, ठीक है। ये देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, एक्सरसाइज 4.3 का, ठीक है, हाई स्कूल मैथ एनसीईआरटी। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, पढ़िए, इसमें जो लिखा हुआ है ना, इसी से तो प्रश्न हल होता है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग मिट गया है, छोटी संख्या का वर्ग, बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं बतानी है। अब आप जरा यहाँ ध्यान दीजिए, गौर करिए, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना, ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि छोटी संख्या बड़ी संख्या पर निर्भर करेगी। बड़ी संख्या हम ले लेंगे, फिर उसका 8 गुना कर देंगे तो छोटी संख्या का वर्ग आ जाएगा। देखिए हम अपने मन से इसमें कुछ नहीं करेंगे, कुछ हमें करना ही नहीं है, किसी को कुछ नहीं करना, जैसा सवाल कहेगा उसी के अनुसार आपको आगे बढ़ना है। जैसे मोबाइल चलाना तुम्हें ना आता हो, थोड़ा बहुत आता हो ना, तो वही बताता है कि आगे कैसे चलो, है नहीं है, उसी में लिख जाता है कैसे आपको चलना है। तो ठीक इसमें प्रश्न में ये सब लिखा रहता है, कैसे आगे आपको बढ़ना है, कैसे हल करना है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, एक शर्त यह हो गई, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दूसरी शर्त यह हो गई, दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। मैंने शायद पीछे कभी कहा था कि सवाल में जितनी अज्ञात राशियां होती हैं उतनी शर्तें, उतनी कंडीशन होती हैं। कई संख्याएं इसमें पूछी गई, दो संख्याएं पूछी गई हैं और दो शर्तें दी हैं। क्या दी हैं, एक तो दिया है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180, एक शर्तें होगी, दूसरी शर्तें हो गई छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। इन दोनों शर्तों को ध्यान में रखिए, ये जो स्टेटमेंट है इससे आपका द्विघात समीकरण बन जाएगा, द्विघात समीकरण को आप हल कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जरा ध्यान दें, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो हम बड़ी संख्या मान ले रहे हैं और फिर छोटी संख्या का वर्ग जो है वो उसका 8 गुना कर देंगे, ठीक है। देखो कैसे माना, बड़ी संख्या माना, बड़ी संख्या x, बड़ी संख्या x हो गई, तो अतः छोटी संख्या का वर्ग, बड़ी संख्या x हो गई ना, तो छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो ये बड़ी संख्या है इसका 8 गुना कर दो, ये छोटी संख्या का वर्ग हो गया। हो गया नहीं हुआ, हो गया। ये बड़ी संख्या x हो गई और छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या का 8 गुना है। क्लियर हुई बात, ठीक है, चलो हो गया। और अब यहाँ क्या लिखा है, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। क्या लिखा है, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। दूसरी शर्त पे आ जाओ, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 प्रश्न में दिया गया है, ठीक।
चलो बताओ जरा सा यहाँ पर प्रश्न कर लें। सोनल तुम ही बताओ। दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 दिया गया ना, दो संख्याएं हैं, तो किसमें से हम किसको घटाएं? अंतर माने तो घटाना होता है, नहीं होता है? किसके वर्ग में से किसका वर्ग घटा दें? किसी के वर्ग में से किसी का वर्ग घटा दें क्या? किसी के वर्ग में से किसी का वर्ग। दो संख्याएं तुम्हारे पास हैं, लिखा दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, तो किसी संख्या के वर्ग में से, किसी भी संख्या के वर्ग में से किसी भी दूसरी संख्या के वर्ग को घटा दें। कर सकते हैं ऐसा? नब्या बताओ तुम, तो मरीज मिटाए दें बताओ। हैं? नहीं घटा सकते, तो क्या कर सकते हैं बताओ? देखो ये बड़ी छोटी सी बात है, बड़ी छोटी सी बात है। हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी घटेगी, ये ध्यान दो। छोटी में से थोड़े बड़ी घटेगी। अगर कहोगे कि किसी में से किसी को घटा दो, तब तो उसमें तो ये भी हो जाएगा कि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या, छोटी में से बड़ी, छोटी संख्या के वर्ग में से बड़ी संख्या का वर्ग घटाओगे तो निगेटिव में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। स्वाभाविक सी बात है भाई, कब घटता है? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या, या बड़ी संख्या के वर्ग में से छोटी संख्या का वर्ग। ये ध्यान दीजिए। चलो यहाँ तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी है? यक्स है ना, यही तो है। तो देखिए यहाँ पर दोनों संख्याओं का अंतर 180 नहीं दिया गया है, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 दिया है। बात क्लियर है? इस पर ध्यान देना है। तो बड़ी संख्या x है, इसका वर्ग x² हो जाएगा, ठीक है ना। और छोटी संख्या का वर्ग ये है ही है, छोटी संख्या का वर्ग ये लिखा ही है। ये बड़ी संख्या x है, तो इसका वर्ग क्या हो गया? और छोटी संख्या का वर्ग ये लिखा ही हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। अब अंतर का मतलब इसको घटा दो, बराबर कितना हुआ? 180 हो गया। इस 180 को इधर ले आइए, x² माइनस 8x, और 180 इधर से इधर 75 होगा, माइनस हो जाएगा 180 बराबर 0। क्लियर हुई बात? देखिए समझ में आया? अब ये जो आपका स्टेटमेंट दिया गया था, ठीक है ना, एक सिचुएशन जो दी गई थी, उस सिचुएशन को मैंने किसमें बदल दिया? गणितीय भाषा में, है ना। एक द्विघात समीकरण में बदल दिया, नहीं बदल दिया। अब इस द्विघात समीकरण को आपको हल कर लेना है, आ जाएगा, ठीक है। तो ये द्विघात समीकरण कैसे हल करेंगे? देखो यहाँ 180 लिखा है ना, और x² का गुणांक क्या है? आगे कुछ नहीं लिखा है, 1 माना जाएगा। तो 180 एक अंदर 180 हो गया। मैंने कई बार बताया है। अब क्या करेंगे? मैंने बताया इसको और इसके गुणांक को गुणा कर लेने के बाद में फिर इसका निशान देखो, क्या लिखा है? माइनस। मैंने बताया यहाँ पर माइनस मिलेगा या प्लस मिलेगा। अगर माइनस मिलेगा तो घटा के इसको लाएंगे, और प्लस मिलेगा तो जोड़ के। यहाँ पर फिलहाल क्या है? माइनस है, इसलिए घटा के लाएंगे, ठीक है। क्या घटा के लाएंगे? अब दो संख्याएं आपको ऐसी तलाशनी है, दो संख्याएं तलाशी जिनको गुणा करिए तो 180 आ जाए, और उनको आपस में घटाइए तो 8 आ जाए। सीधे कर दे रहा हूँ, बहुत आसान है। 18 क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। 18 और 10 का गुणनफल क्या आएगा? और 18 में से 10 जाएगा, क्या आएगा? 8 आ जाएगा। ले लें कि और समझावें हम? हैं तमाम और ले लें हम, जैसे हैं नहीं है 90 दुना ले लें, फिर हम बताएं कि 90 और 2 घटाएंगे तो 88 आएगा, है कि नहीं? इस तरह से हैं 20 और कितना ले लें? 9 ले लें, तो फिर उसमें बताएंगे घटाने पर 11 आएगा, नहीं आएगा तो समय लगेगा। फायदा क्या? बहुत बार बता चुका हूँ, ऐसे करते हैं, ठीक है ना। x², अब 8 नहीं लिखेंगे यहाँ, क्या लिखेंगे? 18 माइनस 10, और x हो गया माइनस 180 बराबर 0। ओपन कर दो इसको, माइनस से ओपन करो तो निशान बदल जाएगा। 18x और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। 10x माइनस 180 बराबर 0। कै पद हो गया? 3 पद थे, 4 पद हो गए। दो पदों को इधर उधर कर दो, एक इधर कॉमन ले लो। x² और माइनस 18x में x कॉमन हो जाएगा। जो भी हम कॉमन लेते हैं, कॉमन लेने के बाद इससे फिर भाग देते हैं, नहीं भाग देते हैं। x से इसको भाग दोगे x ये आ जाएगा, x से x² को भाग दोगे x आएगा, x से 18x को भाग दोगे 18 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाइए, 10x और 180 में भाग सॉरी कॉमन अगर लेंगे तो 10 आ जाएगा। 10 से इसको भाग हो जाएगा तो 10 कॉमन ले लो। अब 10 से अगर हम भाग देंगे 10 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ x आ जाएगा, और 10 से 180 को भाग देंगे 0 कैंसिल हो जाएगा, 18 आ जाएगा।
ठीक, ये देखिए ये और ये कॉमन मिल गया, इसको लिख दो। x माइनस 18 एक आ गया, x माइनस 18 आ गया और एक x प्लस 10 ये आ गया बराबर 0। क्लियर हुई बात? आइए अब आगे देखते हैं हम, ध्यान दो। अब क्या मैंने बताया है आगे, इन दोनों का गुणनफल 0 है तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, ठीक है ना। आइए तो कर देते हैं, इसको 0 करेंगे तो माइनस में चला जाएगा, नहीं ये माइनस में चला जाएगा, और इसको कर दें ये नहीं, x माइनस 18 है बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। अगर x माइनस 18 बराबर 0 हो गया, x माइनस 18 बराबर 0 तो 18 होगा, तो x बराबर 18 आ गया। ये x मैंने क्या माना था, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या कितनी हो गई 18 हो गई, ठीक है ना। तो आइए जरा सा अब यहाँ पर छोटी संख्या निकालेंगे, तो यहाँ लिख दो, अतः छोटी संख्या का वर्ग, क्या का, समझ नहीं आ रही बात। अगर x माइनस 18 बराबर 0 हो गया तो x बराबर 18 हो गया। अब x की सहायता से क्या निकलेगा, छोटी संख्या का वर्ग निकलेगा, फिर उसका वर्गमूल लेंगे, है नहीं है। तो छोटी संख्या का वर्ग कितना हो जाएगा बताओ, 8x है ना, तो 8 इंटू 18 हो जाएगा, ठीक है ना। 18 144, ये हो गया छोटी संख्या का वर्ग हो गया, क्या हो गया छोटी संख्या का वर्ग है। तो अतः छोटी संख्या, अतः छोटी संख्या, भाई ये वर्ग आया है ना, तो छोटी संख्या इसका वर्गमूल आ जाएगा, 144 12 आ जाएगी, ठीक समझ में आई बात। दूसरी भी निकालें क्या, इससे भी कर दें, यदि x माइनस x प्लस 10, क्यों x प्लस 10 बराबर 0, इसको कर दो तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस 10 आ जाएगा, क्यों x प्लस 10 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 10 हो गया, ठीक है। तो अब छोटी संख्या का वर्ग करो, इसका क्या, छोटी संख्या का वर्ग कितना हो जाएगा बताइए, माइनस 10 और क्या हो जाएगा 8, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा, और ये नहीं लिया जाएगा, अग्राह्य हो जाएगा। जानते हो क्यों, क्योंकि किसी भी संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं हो सकता। किसी भी संख्या का वर्ग जो है वो प्लस का वर्ग भी प्लस में जाता है, वो माइनस का वर्ग भी, और यहाँ पर छोटी संख्या का वर्ग माइनस। मगर आपने इसको मैंने पहले बता दिया था कि अग्राह्य होगा, x प्लस 10 बराबर 0 लोगे तो x बराबर माइनस 10 आ जाएगा। अगर इसको आप ले लेंगे x प्लस 10 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 10 आ जाएगा। तो छोटी संख्या का वर्ग इसका 8 गुना हो जाएगा, माइनस 10 गुणे 8 माइनस 80 आ जाएगा। और किसी भी संख्या का वर्ग निगेटिव नहीं हो सकता, तो ये अग्राह्य हो जाएगा। ये क्या है, ये अग्राह्य हो जाएगा। समझ में बात, ये अग्राह्य हो जाएगा। क्लियर है बात ना। तो आंसर आपका क्या आएगा, आंसर क्या आएगा बोलो, छोटी संख्या बराबर 12 और बड़ी संख्या कितनी आएगी 18। ठीक है, ये छोटी संख्या यहाँ पर क्या x माइनस x बराबर 18 आ गया। ठीक है ना, x मैंने क्या माना था, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या x माना था, तो ये बड़ी संख्या होगी। और छोटी संख्या कितनी आ गई 12 आ गई, 12 आ गई। ठीक है ना, तो इस तरह से हल हो गया। समझ में आई बात। ये चीज़ें आपको अस्पष्ट होती हैं नहीं होती? अगर आपको अस्पष्ट बिल्कुल क्लियर होती हैं। अगर किसी को फिर भी समझ में दिक्कत है तो आप खड़े होकर पूछ सकते हैं। पहली बात, वीडियो को दोबारा देखकर आप कर सकते हैं। समझ में बात। और एक काम और करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, अगर समझ में आता है, अगर वीडियो देखने से या पढ़ाई समझ में आती है तो एक काम और आप करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। ठीक है, और अगर समझ में आता है तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, समझ में बात। इससे थोड़ा क्या होगा, मुझे बल मिलेगा। क्या होगा, मुझे बल मिलेगा। मुझे ही क्या, कोई भी जो ऐसा काम करता है उसको बल मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने काम के अंदर वो और बेहतरी ला पाएगा। ठीक है,
समझ में आ रही बात ना? तो फिर हो सकता है संभवतः मैं आगे शाम को जब फुर्सत पाऊंगा तो हो सकता है कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा अभी तो नहीं, फिर अगर समय मिलेगा तो शाम को मैं एक, आप घर पे जुड़ जाएंगे हमारे से, ऑनलाइन जुड़ जाएंगे तो मैं ऑनलाइन भी शुरू कर सकता हूँ, ठीक है ना? लेकिन ऐसा तब होगा जब मुझे लगेगा कि पर्याप्त लोग हैं, जुड़ रहे हैं, है कि नहीं? पता लगे 4 लोग जुड़े हुए हैं तो उसमें ऐसा काम करने में फिर मज़ा नहीं आएगा, ठीक है? तो चीज़ें अगर आपको समझ में आती हैं तो आप चैनल, आप जानते हैं ना, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। सब्सक्राइब करोगे जैसे वीडियो आप पे पड़ेगा कोई तो आपको पता चल जाएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है ना? इस पे आपको फिजिक्स की भी चीज़ें मिलेंगी, केमिस्ट्री की भी चीज़ें मिलेंगी और बायोलॉजी की भी चीज़ें मिलेंगी। जैसे मैथ मैं पढ़ाता हूँ, मैं वैसे उन चीज़ों को भी स्पष्ट करता हूँ, पता ही होगा आपको, ठीक है ना? तो आपको एक ही जगह पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है? आपको इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है।